12 मई 2026 रात 10:05 ट्विशा शर्मा ने अपनी मां को फोन किया। बात हो रही थी और अचानक ट्विशा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मां ने वापस कॉल किया, कोई जवाब नहीं। फिर कॉल किया, फिर कोई जवाब नहीं। लगातार कई कॉल किए पर किसी भी कॉल का जवाब नहीं। रात को 10:20 पर सिर्फ 15 मिनट बाद मां को बताया गया ट्विशा सांस नहीं ले रही है। 15 मिनट, बस 15 मिनट। एक जिंदा लड़की जो अपनी मां से बात कर रही थी, 15 मिनट में मुर्दा। पति ने कहा सुसाइड, लेकिन शरीर पर मारपीट के निशान। जिस बेल्ट से कथित तौर पर फांसी लगाई गई, वो बेल्ट पुलिस ने एम्स डॉक्टर को दिखाई ही नहीं। 8 सीसीटीवी कैमरा। सास कहती है 2 दिन पीछे चल रहे हैं। व्हाट्सएप चैट्स में ट्विशा ने लिखा आई फील ट्रैप्ड, मैं सफोकेट हो रही हूँ। और सास ने, जो कि एक रिटायर्ड जज है, उसने बहू से पूछा कि कितने आदमियों के साथ सोई है। पति 10 दिन भागा। सास प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरी हुई बहू को ड्रग एडिक्ट बताया। और सीबीआई अब टनल व्यू टेक्नोलॉजी से रिकंस्ट्रक्ट कर रही है ट्विशा की आखिरी रात का हर एक मिनट। 28 मई 2026 सास गिरबाला सिंह गिरफ्तार। सीबीआई ने समर्थ और गिरबाला को आमने सामने बिठाकर पूछताछ शुरू की। ये है ट्विशा शर्मा केस, शादी से शव तक, डेटिंग ऐप से फंदे तक, 5 महीने की कहानी जिसमें हर चैप्टर पिछले चैप्टर से ज्यादा डार्क है। ये केस लाइव है, सीबीआई जांच जारी है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। जहां एलिगेशंस है वहां कथित शब्द इस्तेमाल करेंगे हम। अंतिम फैसला कोर्ट का होगा, लेकिन हर फैक्ट सोर्स्ड है न्यूज़पेपर और कोर्ट ऑर्डर से। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं किलर कहानियां, जहां हर कहानी दिल को छूती है और रूह हिला देती है। ट्विशा शर्मा, उम्र 33 साल, नोएडा यूपी। पिता नवनिधि शर्मा, भाई मेजर हर्षित शर्मा, इंडियन आर्मी ऑफिसर। एक एजुकेटेड अपर मिडिल क्लास परिवार। ट्विशा मिस पुणे रह चुकी थी, एमबीए ग्रेजुएट, मॉडलिंग और एक्टिंग करती थी। सोशल मीडिया पर एक्टिव, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, आउटगोइंग। 2024 में ट्विशा ने एक डेटिंग ऐप पर एक प्रोफाइल देखी। समर्थ सिंह, भोपाल, क्रिमिनल लॉयर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। और उसकी मां गिरिबाला सिंह, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, 36 साल की जुडिशियल सर्विस। डेटिंग ऐप पर मिले, बातें हुई, मिले और रिलेशनशिप शुरू हो गई। 9 दिसंबर 2025 शादी हो गई। ग्रैंड सेरेमनी, हल्दी, मेहंदी, संगीत, सब कुछ। वीडियोस में ट्विशा खिलखिला रही है, भाई हर्षित के साथ डांस कर रही है, स्टेज पर समर्थ का हाथ थामे हुए है, जैसे कि उसने अपना जीवन साथी ढूंढ निकाला हो। फिर विदाई हुई। ट्विशा भोपाल आ गई, कटारा हिल्स के आलिशान घर में। पति लॉयर, सास रिटायर्ड जज। किसी को क्या पता था कि ये घर ससुराल नहीं, टॉर्चर चैम्बर बनने वाला है। दोस्तों, शादी के बाद हनीमून पीरियड को सबसे खुशी का वक्त माना जाता है, लेकिन ट्विशा के लिए, ट्विशा के परिवार का कहना है कि टॉर्चर हनीमून से ही शुरू हो चुका था। दोस्तों, ट्विशा के परिवार ने सीबीआई और मीडिया के सामने एलिगेशंस लगाए कि शादी के कुछ ही दिन बाद हनीमून पीरियड में ही दहेज की डिमांड शुरू हो गई। लेकिन ये सिर्फ दहेज की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक टॉर्चर की कहानी है। ट्विशा की बहन ने कथित तौर पर बताया कि समर्थ ने शादी के बाद ट्विशा पर फाइनेंशियल प्रेशर डालना शुरू किया, उसकी फाइनेंशियल एसेट्स ट्रांसफर करवाने की डिमांड की और जॉइंट बैंक अकाउंट्स खोलने पर जोर दिया। एक मॉडल, एमबीए ग्रेजुएट जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, उसे अपने ही पैसों पर कंट्रोल खोने को मजबूर किया जा रहा था। ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने पब्लिकली एक और गंभीर आरोप लगाया कि समर्थ सिंह सब्सटेंस अब्यूज यानी ड्रग एडिक्ट की वजह से जूझ रहा था। यानी जो सास बहू को ड्रग एडिक्ट बता रही है, उसका अपना बेटा कथित तौर पर खुद ड्रग्स का सेवन करता था। और सबसे दर्दनाक, ट्विशा के परिवार का आरोप है कि समर्थ ने शादी के बाद दिशा को बार बार अपमानित किया, उसे ट्यूट बुलाया और ट्विशा ने ये बात अपने भाई मेजर हर्षित को बताई। ट्विशा की व्हाट्सएप चैट्स जो मीडिया आउटलेट ने एक्सेस की, इस टॉर्चर की तस्वीर
और भी साफ करती है। ट्विशा ने बार बार अपनी माँ को मैसेज भेजे, आई फील ट्रैप्ड, मैं सफोकेट हो रही हूँ, मेंटली एग्जॉस्टेड हूँ, मम्मी मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ से ले जाओ। एक बेटी अपनी माँ से कह रही थी मुझे बचाओ, और माँ शायद सोच रही थी कुछ दिन और एडजस्ट कर ले, सब ठीक हो जाएगा। और इन लॉस का काउंटर नैरेटिव गिरबाला और समद पक्ष का कहना है कि ट्विशा ने अप्रैल 2026 में प्रेगनेंसी डिस्कवर की और वो अबॉर्ट करना चाहती थी। उनका दावा है कि दिशा इसी कारण इरैटिकली बिहेव कर रही थी। ट्विशा का परिवार इस दावे को पूरी तरह से रिजेक्ट करता है। दोस्तों, अब सुनिए वो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो इस केस का सबसे एक्सप्लोसिव एविडेंस बन गई। ट्विशा ने अपने भाई मेजर हर्षित शर्मा को बताया कि समर्थ ने उसे कहा है। हर्षित ने फैसला किया कि वो अब सीधे गिरबाला से बात करेगा और वो कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो गई। इस ऑडियो में जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने सबसे पहले रिपोर्ट किया, गिरबाला सिंह सुनाई देती है और जो कह रही है वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसे सुनकर आपको शक होगा कि क्या ये सच में जज थी। ये जिस तरह की इसने निम्न स्तर की बातें अपनी बहू के बारे में कही है, वो सुनकर लगता है कि नहीं, ये ना तो कोई जज है और ना ही कोई सास यानी जिसे हम दूसरी माँ कहते हैं। सुनिए गिरिबाला ने क्या कहा अपनी बहू के बारे में। उसने अपनी बहू ट्विशा से पूछा था कि शादी से पहले उसके कितने रिलेशनशिप्स रहे हैं, कितने आदमियों के साथ सोई है वो। एक सास ने अपनी बहू से ये सवाल पूछे कैरेक्टर एसेसिनेशन करने के लिए। ऑडियो में गिरिबाला कहती सुनाई देती है कि प्रोमिस्क्विटी कैन बी अ हैबिट, यानी बदचलनी एक आदत हो सकती है। और जस्टिफाई करते हुए पता है उसने क्या कहा? गिरिबाला सिंह ने कहा कि मैंने रेशमपुरा, जो कि भोपाल का रेड लाइट एरिया है, उसमें उसके साथ काम किया है, इसलिए मुझे पता है। मेजर हर्षित ने शौक में पूछा, ये कैसे लॉजिकल है कि आप अपनी बहू से ऐसे सवाल पूछे? गिरिबाला सिंह ने कामली जवाब दिया, मुझे अधिकार है जानने का कि ट्विशा पहले किन किन के साथ रही। मतलब मैं उस जज से पूछना चाहता हूं कि इंडिया की न्याय प्रणाली में या संविधान में उसे किसने ये हक दिया ये सवाल पूछने का। खैर दोस्तों, एक रिटायर्ड जज 36 साल जुडिशियल सर्विस अपनी बहू को बदचलन बता रही है, कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रही है, और हर्षित एक आर्मी ऑफिसर उसे सुनकर सदमे में है। ट्विशा की बहन ने एक और कथित एलिगेशन लगाया, ये जरा ध्यान से सुनिए। उसने कहा कि ट्विशा ने उसे बताया था कि उसने अपने पति समर्थ को एक बार किसी अन्य पुरुष के साथ कथित कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा था। ये एलिगेशन अभी अनवेरिफाइड है, सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन अगर सच है तो ये बताता है कि ट्विशा का ससुराल में मेंटली टूटना कितना एक्सट्रीम लेवल पर था। ऑडियो में कैरेक्टर असैसिनेशन, व्हाट्सएप में आई फील ट्रैप्ड, बहन का शॉकिंग एलिगेशन, और ट्विशा वो बेचारी चुपचाप सह रही थी। लेकिन 12 मई की रात 15 मिनट में सब खत्म हो गया। वो 15 मिनट जो इस केस की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। 12 मई 2026 भोपाल, दिन में ट्विशा एक सैलून गई। सीसीटीवी फुटेजेस में वो काम, कंपोस्ट और नॉर्मल दिख रही है। कोई डिस्ट्रेस नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, हेयर और ब्यूटी अपॉइंटमेंट एक नॉर्मल डे की तरह। शाम को घर वापस आई कटारा हिल्स। रात 10:05 पर ट्विशा ने अपनी माँ को फोन किया। बात हो रही थी और अचानक ट्विशा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मेजर हर्षित के अनुसार ट्विशा ने कॉल इसलिए काटा क्योंकि पति समर्थ कमरे में आ चुका था। फिर ट्विशा की मां ने तुरंत कॉल बैक किया, रिंग हो रही थी, कोई उठा नहीं रहा था। फिर कॉल पे कॉल, बट नो आंसर। रात 10:20 पर सिर्फ 15 मिनट बाद परिवार को इन्फॉर्म किया गया कि ट्विशा सांस नहीं ले रही है। 15 मिनट, 10:05 पर वो जिंदा थी, मां से बात कर रही थी, और 10:20 पर सांस नहीं ले रही। इन 15 मिनट में क्या हुआ? समर्थ का कहना है कि ट्विशा ने छत पर जाकर बेल्ट से फांसी लगा ली, उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन दोस्तों, सवालों का सिलसिला यहां से शुरू होता है। पहला सवाल, शरीर पर ब्लंट फोर्स इंजरीज कहां से आई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले पर लिगेचर मार्क्स तो थे, लेकिन शरीर पर कई जगह और भी चोटें मिली। ब्लंट फोर्सेस इंजरीज। एमपी हाई कोर्ट के जज देवेंद्र मिश्रा ने 17 पेज ऑर्डर में लिखा, ये एडिशनल इंजरीज शव को उतारने या हॉस्पिटल ले जाने से नहीं हुई, यानी मरने से पहले
ट्विशा को मारा गया। दूसरा सवाल, बेल्ट कहाँ है? ये इस केस का सबसे डैमेजिंग एविडेंस फेलियर है। जिस बेल्ट से कथित तौर पर ट्विशा ने फांसी लगाई, वो बेल्ट पुलिस ने एम्स भोपाल के डॉक्टर्स को पोस्टमार्टम के दौरान प्रोड्यूस ही नहीं किया, बेल्ट दिखाई ही नहीं। एम्स डॉक्टर्स लिगेचर मार्क को अलेज्ड हैंगिंग मटेरियल से मैच ही नहीं कर पाए क्योंकि मटेरियल ही नहीं था। पुलिस ने बाद में माना कि ये प्रोसीजर में लैप्स हुआ है। लैप्स, एक पोटेंशियल मर्डर केस में सबसे क्रूशियल एविडेंस लैप्स से गायब। तीसरा सवाल, हॉस्पिटल डिले क्यों? ट्विशा के परिवार का आरोप है कि हॉस्पिटल पास में था लेकिन ट्विशा को ले जाने में अनसुलझी देरी हुई है। ट्विशा को हॉस्पिटल कैसे और कब ले जाया गया, पुलिस को इन्फॉर्म करने से पहले ये सीबीआई रिकंस्ट्रक्ट कर रही है। चौथा सवाल, सैलून सीसीटीवी वर्सेस सुसाइड थियरी। मौत से 3 घंटे पहले सैलून में काम और नॉर्मल, कोई सुसाइडल बिहेवियर नहीं, कोई ड्रग इफेक्ट नहीं। 3 घंटे में क्या बदला? दोस्तों, अब आते हैं सीसीटीवी पर, जो इस केस का सबसे सस्पिशियस चैप्टर है। कटारा हिल्स के घर में 8 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। एक रिटायर्ड जज का घर, हाई सिक्योरिटी सेटअप। 13 मई मौत के अगले दिन भोपाल पुलिस ने टेक्नीशियंस बुलाकर डीवीआर एक्सेस किया और यहां से रेड फ्लैग्स शुरू होते हैं। रेड फ्लैग नंबर 1, गिरिबाला ने कोर्ट में कहा कि 8 कैमरा सिस्टम्स में टेक्निकल डिफेक्ट था। टाइमिंग नियरली 2 दिन और 2 घंटे पीछे चल रही थी एक्चुअल टाइमिंग से। जो भी जो डिस्प्ले टाइमिंग उस पर हो रहा था वो उससे 2 दिन और 2 घंटे पीछे चल रहा था, यानी 50 घंटे पीछे। एक रिटायर्ड जज के घर का सीसीटीवी 50 घंटे पीछे, और ये डिफेक्ट पता कब चला? मौत के बाद। है ना बहुत कन्वीनियंट। अगर टाइमिंग ही गलत है तो फुटेज में कब कब क्या हुआ ये एस्टैब्लिश करना इम्पॉसिबल हो जाता है, और एक जज जैसे लीगल एक्सपर्ट को ये बात बखूबी पता है। रेड फ्लैग 2, सिलेक्टिव फुटेज सर्कुलेशन। ट्विशा के परिवार ने आरोप लगाया कि गिरिबाला पक्ष ने सिर्फ वो क्लिप शेयर की जो उनके नैरेटिव को सपोर्ट करती है, बाकी फुटेजेस छिपाया या डिलीट किया। रेड फ्लैग 3, ट्विशा के परिवार ने एमपी हाई कोर्ट में इमरजेंसी पिटीशन फाइल की, सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेजेस प्रिजर्व करने की डिमांड। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि गिरिबाला सिस्टम इनसाइडर एविडेंस मिटा देगी। रेड फ्लैग नंबर 4, 13 मई से लेकर एक्चुअल सीजर तक डीवीआर कितने दिन गिरिबाला के एक्सेस में रहा, इस दौरान फुटेज टेम्पर, डिलीट और ओवरराइट हुआ। सीबीआई की फॉरेंसिक टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सबसे लेटेस्ट सीबीआई अब टनल व्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है। ये एक एडवांस डिजिटल फॉरेंसिक टेक्निक है जिसमें सीसीटीवी फुटेजेस, मोबाइल डेटा, सीडीआर, जीपीएस लोकेशंस सबको कंबाइन करके ट्विशा की आखिरी रात की मिनट बाय मिनट रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। कौन कब कहाँ था, कमरे में कौन कौन था, कब लाइट ऑन हुई, कब लाइट ऑफ हुई, हर एक डिटेल को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। दोस्तों, इस केस में पुलिस की इतनी गलतियां हैं कि अगर सीबीआई नहीं आती तो केस शायद सुसाइड बनकर बंद हो जाता। पहली गलती, एफआईआर में डिले। मौत 12 मई को हुई, तुरंत एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, लेकिन जब तक पब्लिक प्रेशर नहीं बढ़ा एक्शन नहीं लिया गया। दूसरी गलती, पोस्टमार्टम रिजेक्ट। ट्विशा के परिवार ने फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इरेगुलरिटीज बताई, इंजरी डॉक्यूमेंटेशंस, फॉरेंसिक प्रोसीजर्स, लिगेचर हैंडलिंग। सेकेंड पोस्टमार्टम की डिमांड की, भोपाल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। फैमिली को एमपी हाई कोर्ट जाना पड़ा, तब एम्स टीम आई। और तीसरी गलती, बेल्ट प्रोड्यूस नहीं की। सबसे क्रूशियल एविडेंस, हैंगिंग मटेरियल, एम्स डॉक्टर्स को नहीं दिखाया। पुलिस ने इसे प्रोसीजर का एक लैप्स माना। एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में ऐसा लैप्स। चौथी गलती, 10,000 का जोक रिवॉर्ड। मेन एक्यूज 10 दिन भागा, पुलिस ने शुरू में सिर्फ 10,000 का रिवॉर्ड रखा, बाद में 30,000 किया, जो भी बेहद कम था। पांचवी गलती, सीसीटीवी हैंडलिंग। डीवीआर कब सीज हुआ, कितने दिन गिरिबाला के एक्सेस में रहा, फॉरेंसिक चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन हुई, इसका कोई ढंग का रिकॉर्ड नहीं है। छठी गलती, क्राइम सीन प्रिजर्वेशन। सीबीआई ने बाद में खुद भोपाल जाकर फ्रेश एविडेंस कलेक्ट किए, टेरेस और घर के अलग अलग हिस्सों से।
ये बताता है कि इनिशियल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कमजोर थी। सातवीं गलती, गिरीवाला को जल्दी बेल मिलना। 15 मई मौत के 3 दिन बाद सेशन कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दे दी। डाउरी डेथ केसेस में इतनी जल्दी बेल, पुलिस ने बेल अपोज करने में पर्याप्त एफर्ट नहीं किया। 8वीं गलती, एक्शन सिर्फ पब्लिक प्रेशर के बाद। फैमिली ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट किया, सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर ट्विशा ट्रेंड हुआ, तब मीडिया ने कवरेज दी, तब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, तब सीबीआई आई। सवाल, अगर ट्विशा का भाई आर्मी ऑफिसर नहीं होता, अगर फैमिली ने प्रोटेस्ट नहीं किया होता, अगर सोशल मीडिया पर आउटरीच नहीं होता, तो क्या ये केस सुसाइड फाइल में बंद हो जाता? दोस्तों, अब देखिए मौत के बाद गिरीवाला और समर्थ ने क्या क्या किया। एक कैलकुलेटेड प्ले बुक की तरह। स्टेप 1, सुसाइड नैरेटिव स्टैब्लिश किया। मौत के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि ट्विशा ने सुसाइड कर लिया, ये नैरेटिव सेट कर दिया उन्होंने। स्टेप 2, समर्थ 10 दिन भागा। 12 मई के बाद समर्थ एब्सकॉन्डिंग, 10 दिन कोई अता पता नहीं। अगर जेन्युइन सुसाइड था तो भागने की क्या जरूरत? पहले एमपी हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल मांगी, फिर विड्रॉ कर ली, फिर 12 मई को जबलपुर में सरेंडर। लेकिन पुलिस ने कहा कि ये सरेंडर नहीं, अरेस्ट है। स्टेप 3, गिरीवाला ने 15 मई को सेशन कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ली। मौत के सिर्फ 3 दिन बाद एक रिटायर्ड जज, जिसे सिस्टम अंदर बाहर सब पता है, उसने इमीडिएटली अपनी प्रोटेक्शन सिक्योर कर ली। स्टेप 4, 18 मई प्रेस कॉन्फ्रेंस। गिरीवाला ने टीवी कैमरास के सामने आकर अपनी मरी हुई बहू का कैरेक्टर असैसिनेशन किया। कहा ट्विशा ड्रग एडिक्ट थी, मेंटल हेल्थ इश्यूज थे उसको, पेरेंट्स केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बाद में गिरीवाला पक्ष ने ये भी दावा किया कि ट्विशा ने अप्रैल में प्रेगनेंसी डिस्कवर की थी और वो अबॉर्ट करना चाहती थी और इसी वजह से वो रैडिकली बिहेव कर रही थी। ट्विशा का परिवार इन सभी दावों को सिरे से रिजेक्ट करता है। स्टेप 5, सीसीटीवी टाइमिंग टेप। 2 दिन 2 घंटे पीछे ये कन्वीनियंट टेक्निकल डिफेक्ट रिपोर्ट किया। स्टेप नंबर 6, सिलेक्टिव फुटेज सर्कुलेशन। अपने नैरेटिव को सपोर्ट करने वाली क्लिप्स शेयर की। स्टेप 7, लॉयर क्लैश विद मीडिया। ये सुनिए जरा, गिरीवाला के लॉयर एनोश जॉर्ज मीडिया से इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि कार की बोनट पर मुक्के मारने लगे। एमपी हाई कोर्ट ने बेल कैंसिल की। जज देवेंद्र मिश्रा ने 17 पेज ऑर्डर में लिखा कि केस के फैक्ट्स और एलिगेशन की गंभीरता को देखते हुए बेल जस्टिफाइड नहीं है। अगर गिरीवाला में कानून के प्रति सम्मान बचा है तो विस्डम प्रिवेल करनी चाहिए। 28 मई 2026 सीबीआई ने गिरीवाला को 6.5 घंटे पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। चार्जेस, बीएनएस सेक्शन 82 डाउरी डेथ, 85 क्रुएलिटी, 3 of 5 कॉमन इंटेंशन, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट सेक्शन 3 and 4। 29 मई को सीबीआई ने समर्थ और गिरीवाला को आमने सामने बिठाकर पूछताछ शुरू की। कन्फ्रंटेशन इंट्रोगेशन टेक्निक, एक दूसरे के स्टेटमेंट से कन्फ्रंट किया। 36 साल दूसरों को सजा सुनाने वाली जज आज सीबीआई के सामने बैठकर अपने बेटे के साथ क्रॉस क्वेश्चन हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। हियरिंग में कोर्ट ने कहा जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट सीन टू बी डन। एमपी सरकार ने सीबीआई रिकमेंड किया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस सौंपा। सीबीआई स्पेशल क्राइम यूनिट 3 दिल्ली, जिसमें 2 महिला ऑफिसर शामिल, उन्होंने मंडे रात को टेक ओवर कर लिया केस को। ट्यूसडे सुबह से क्राइम सीन विजिट शुरू, टेरेस, कमरे, घर के अलग अलग हिस्से। एम्स दिल्ली से डॉक्टर सुधीर गुप्ता, इंडिया के टॉप फॉरेंसिक एक्सपर्ट की 4 मेंबर टीम स्पेशल एयरक्राफ्ट से भोपाल आई। सेकेंड पोस्टमार्टम वीडियोग्राफ रिपोर्ट पेंडिंग, लेकिन ये केस की डायरेक्शन तय करेगी। ट्विशा का शव 24 मई को अंतिम संस्कार के लिए दिया गया। सेकेंड पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद 12 दिन तक एक माँ अपनी बेटी की अंतिम विदाई नहीं कर पाई। सीबीआई टनल व्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है। सीसीटीवी, मोबाइल डेटा, सीडीआर, जीपीएस सब कंबाइन करके मिनट बाय मिनट रिकंस्ट्रक्शन। कौन कब कमरे में आया, कॉल कब डिस्कनेक्ट हुई, लाइट कब गई, दरवाजा कब खुला, हर सेकंड ट्रैक हो रहा है। समर्थ सीबीआई कस्टडी में, नॉन कोऑपरेटिव, 12 मई की अपनी मूवमेंट्स छुपा रहा है। उसका पासपोर्ट जब्त हो चुका है। गिरीवाला सीबीआई कस्टडी में है। दोस्तों, इस केस ने कई बड़े सवाल उठाए।
पहला, जब कानून वाले ही अपराधी हों, एक्यूज लॉयर और रिटायर्ड जज, एविडेंस कैसे मिटाया जाता है इन्हें पता है, बेल कैसे मिलती है इन्हें पता है, सीसीटीवी टाइमिंग कैसे मैनिपुलेट होती है वो भी इन्हें पता है। सिस्टम इनका प्लेग्राउंड है। दूसरा, बेल्ट प्रोड्यूस नहीं की, सबसे क्रूशियल फॉरेंसिक एविडेंस, हैंगिंग मटेरियल गायब। ये नेग्लिजेंस नहीं, सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये डेलिब्रेट था या जेन्युइन लैप्स। तीसरा, विक्टिम ब्लेमिंग, मरी हुई बहू को ड्रग एडिक्ट, प्रोमिस्क्यूअस, मेंटली अनस्टेबल बताया गया ताकि पब्लिक सिंपैथी शिफ्ट हो। ये डोमेस्टिक वायलेंस केसेस की सबसे क्लासिक और सबसे क्रूअल टेक्निक है। चौथा, 15 मिनट का गैप, 10:05 पे कॉल, 10:20 पर डेथ इंफॉर्मेशन। इन 15 मिनट में क्या हुआ, सीबीआई का टनल व्यू रिकंस्ट्रक्शन ये रिवील करेगा। पांचवा, एनसीआरबी डेटा, इंडिया में हर दिन 18 से 20 महिलाएं दहेज से मरती हैं। ट्विशा एजुकेटेड, मॉडल, एमबीए, इंडिपेंडेंट, फिर भी पोजीशन और कैरेक्टर दो अलग चीजें हैं। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि बेटर टू हैव अ डिवोर्स डॉटर देन अ डेड डॉटर, यानी एक मरी हुई बेटी से ज्यादा बेहतर है एक तलाकशुदा बेटी। हर माँ बाप ध्यान से सुनिए कि अगर बेटी कहे मुझे ले जाओ तो ले जाइए, लोग क्या कहेंगे से बड़ा सवाल है कि बेटी जिंदा रहेगी या नहीं। ट्विशा ने भी कहा था, मम्मी मुझे यहाँ से ले चलो, काश कोई ले गया होता। खैर, कुछ जरूरी नंबर हैं जो आपको पता होने चाहिए। वुमेन हेल्पलाइन 181, NCW 7827170170। तो आपको क्या लगता है कि क्या ट्विशा को इंसाफ मिलेगा? क्या सच्चाई कभी बाहर आ पाएगी? क्या वो जज गिरिबाला सिंह जिसने न जाने कितनों के खिलाफ फैसला सुनाया होगा, क्या उसका इंसाफ उसी अदालत में हो पाएगा? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। ऐसे ही सच्चे किरदारों की सच्ची कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए किलर कहानियां चैनल को। अपना कीमती वक्त और प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। जय हिंद।